कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे जब हमने क्रैश कोर्स का पोर्शन देखा था बच्चों, वो था सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जिसके अंदर मैंने आपको कर राजस्व और कर राजस्व के एग्जाम्पल बताए थे और मैंने समझाया था कि किस तरीके से इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना है, क्या उसमें सेंस लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, क्योंकि 2-3 दिन बीच में आपका डिस्टरबेंस रहा है, मैंने आपको अवगत भी कराया था, आपने देखी होगी वीडियो। थोड़ा सा किसी काम की वजह से सिटी से मुख्यालय से बाहर होने के कारण आपको क्लास नहीं दे पाया था क्रैश कोर्स की। अब यहाँ से रेगुलर क्रैश कोर्स की क्लासेज आपकी चलेंगी। एटलीस्ट मान के चलिए आप 10 जून के आसपास तक तो चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपका ब्रेक आ सकता है। तो अगला हेडिंग आपको डालना है आज, क्योंकि कल ही मैं मतलब थोड़ा सा लेट पहुंचा था, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिला टॉपिक प्रिपेयर करने का, लेकिन आपके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है क्रैश कोर्स। ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपको सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है। यानी सरकार की बच्चों, आपने अब देखना एग्जाम्पल क्या आता है इसमें, आपको पेपर में क्या आएगा ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां, आप नॉर्मल सा ये सोचो कि क्या होती है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल पे जब आपका क्वेश्चन दिखेगा, इनमें से कौन सी सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति है या इनमें से कौन सी सरकार की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है, तो वहां पे आपके एग्जामिनेशन हॉल पे आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है। मेन आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। देखो, इसके लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है बच्चों। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसके लिए सरकार को या तो सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़ती है, या उसको क्या होगा बच्चों, उसकी देयताओं को बढ़ाया जाता है। अब देखो, इसका सीधा सीधा ट्रिक क्या होगा, ऐसी प्राप्तियां जिसके लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी वो बेच दी, सरकार ने रेलवे बेच दिया, या सरकार ने कोई एक ऐसी चीज है जो सरकारी है, मतलब ऑलरेडी सरकारी वो अपनी चीज है, उसको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। चाहे कुछ भी हो सरकार का, अगर उसको बेचना शुरू करने के बाद, बेचने के बाद सरकार को अगर इनकम होती है तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, या सरकार को इसके लिए देयताएं बढ़ानी पड़ती हैं। देयताएं क्या होती है बच्चों, लायबिलिटीज, उधारी जिसको बोलते हैं। यानी देयता का सीधा सीधा मतलब है, आपने अगर किसी को 100 रुपए देने हैं, आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं, तो आपके ऊपर देयता आ गई। आपने 200 लिए, आपके ऊपर देयता बढ़ गई। यानी आप सरकार के, अगर सरकार की उधारी बढ़ गई, यानी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई उसको रिटर्न करने की। कहने का मतलब एक ऐसी इनकम जिससे सरकार की देयता बढ़ती है, या सरकार को सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़ती है, उससे प्राप्त होने वाली इनकम क्या होती है बच्चों, पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसको 2 पॉइंट याद रखना, ये कैसे प्राप्त होती है, सार्वजनिक संपत्ति को बेचने या देयताओं को बढ़ाने से, लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। देयताओं मतलब देयताओं को बढ़ाने से। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आपसे पूछता है कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी, तो उसके लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़ेगी तो इनकम होगी, या देयता को बढ़ाना पड़ेगा। देयता मतलब उधारी, यानी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको 100 रुपये वाला बताया। अब आपके पेपर में तो सीधे एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल मतलब जैसे सरकार ने विनिवेश किया, बच्चों एग्जाम्पल लिखो विनिवेश। अगर ये पूछता है कि विनिवेश कैसा इनकम है सरकार की, ये होगी बच्चों एक पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल। विनिवेश का मतलब समझे, एक होता है निवेश। निवेश मतलब जब सरकार किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे या कहीं पे ऐसी जगह पैसा लगाती जिससे सरकार को बाद में फ्यूचर में इनकम हो, इन्वेस्टमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। एक तो खर्च होता है, खर्च अलग चीज है। ठीक है। खर्च का तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। खर्च का बेसिकली मतलब है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो पैसा लगाया जाता है, या जिससे फ्यूचर में कोई रिटर्न वापस नहीं मिलता, उसको हम लोग खर्च बोलते हैं। ठीक है। निवेश किसको बोलते हैं, एक ऐसी इनकम जिसको हम कहीं पे लगाते हैं और उससे बाद में आने वाले समय में हमें क्या होती है, इनकम होती है, उससे रिटर्न मिलता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में हम डिफाइन करते हैं। विनिवेश उसका जस्ट उल्टा हुआ बच्चों। विनिवेश का मतलब हुआ सरकार ने कहीं पैसा लगा रखा है, लगाया हुआ पैसा सरकार वापस ले रही है। जैसे कोई कंपनी ए है बच्चों, ठीक है, इस ए कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर सपोज 65% गवर्नमेंट का पैसा है इसमें, और 35% सपोज प्राइवेट सेक्टर का है। सरकार ने कहा यार इस ए कंपनी में हमारी 65% हिस्सेदारी, हम 15% हिस्सेदारी अपनी कम कर देते हैं। तो सरकार ने यहां से 15% निकाल दिया अपना पैसा। सरकार ने कहा कि 15% हम माइनस करते हैं। तो जो ये 15% माइनस किया बच्चों, इसी को विनिवेश बोलते हैं। ठीक है। और अगर 65 का 78 कर देता तो सरकार का निवेश हो जाता हो। ठीक, यानी इसको आपने कम कर दिया। तो विनिवेश कैसी इनकम होगी सरकार की, एक प्रकार से सरकार की बच्चों पूंजीगत प्राप्ति होगी। ठीक है। सेकंड लिखो, ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन। ऋणों की वसूली,
देखो ये हटके एग्जाम्पल है वो लिखा रहा हूं, ठीक है, ये तो बाकी आप समझ जाओगे, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ऋणों की वसूली देखोगे तो इससे मैच नहीं कर रहा आपको। सार्वजनिक संपत्ति तो बेची नहीं सरकार ने, ना ही सरकार की देयता बढ़ी है ऋण की वसूली। इसका मतलब हुआ जब सरकार ने किसी को पैसा दिया है, अगर उसको सरकार वसूल कर रही है, एक मुश्त वसूल कर रही है, ब्याज नहीं है, अगर सरकार ने इससे ब्याज प्राप्त किया होगा तो राजस्व प्राप्ति के अंदर आ जाएगा। ध्यान समझना, क्यों? ब्याज आपको मंथली मिलते रह रहा है, लेकिन ऋणों की वसूली कर दिया आपने, सरकार ने 10,000 करोड़ किसी को दिया, एक मुश्त सरकार ने वापस ले लिया, तो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति होगी वो, ठीक है। तो ऋणों की वसूली भी कैसा एग्जाम्पल होगा बच्चों? सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। इसके अलावा बच्चों बाजार से उधार, यानी मार्केट से अगर सरकार पैसा उठाती है, ठीक है, देखो बाजार से उधार, बाजार से उधार मतलब या तो आरबीआई बॉन्ड जारी करता है या सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा। सरकार कहां से लेगी बच्चों? विदेशों से। सरकार ने किसी विदेश से पैसा ले लिया, या आरबीआई ने क्या कर दिया बच्चों? बॉन्ड जारी कर दिए। सरकार, आरबीआई ने क्या किया? सरकार की सिक्योरिटी की वजह से एक बॉन्ड जारी किया, और बॉन्ड कहा कि 1 साल के लिए हम बॉन्ड जारी करते हैं। बेसिकली 1 साल के लिए जारी होता है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड बेसिकली 1 साल होता है, ये जो बॉन्ड करते हैं। अब आरबीआई क्या करेगा? 1 साल लिखो, सपोज 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए होते हैं। आरबीआई ने क्या किया? एक बॉन्ड जारी किया, उसमें कुछ होता है। बॉन्ड का मतलब जैसे सरकार ने उसने कहा कि आप मुझे इतना रुपया दे दो और इसके बदले 1 साल बाद जब आपका बॉन्ड पूरा हो जाएगा हम इतना देंगे, इस टाइप की चीज, समझे? तो बॉन्ड आरबीआई जारी करता है, सरकार द्वारा विदेशों से पैसा लिया जाता है, तो आपके ऋण, इसके अलावा आपने बाजार से उधार उठा दिया, तो वो कैसी इनकम होगी? आपकी पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखें। इसके अलावा बच्चों अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे बचत हो गया, अल्प बचत है, भविष्य निधि है, विशेष जमा योजनाएं, सबके सब किसके अंदर आते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। सेविंग भी ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, बचत, सेविंग करते हैं ना आप, अल्प बचत, सरकार की बचत, अल्प बचत, इसके अलावा भविष्य निधि, भविष्य निधि या अन्य बचत योजनाएं लिख दो इसमें, ठीक है। भविष्य निधि के अलावा लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग? अन्य या विशेष जमा योजनाएं लिख दो, विशेष जमा योजनाएं। कोई जमा योजनाएं सरकार निकालती है ना, आपने देखा होगा, चाहे वो पोस्टल के थ्रू या कहीं से भी, विशेष जमा योजनाएं। अब आप कहोगे सर ये भविष्य निधि और विशेष जमा योजना ये कैसे आपकी मतलब वो होगी? देखो बच्चों, कहीं ना कहीं जो आपकी भविष्य निधि या विशेष जमा योजना है, सरकार उसको पैसा लेती है, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार को प्राप्त होता है। हालांकि बाद में सरकार को उसको लोगों को रिटर्न भी करना पड़ता है, कि ब्याज सहित रिटर्न करती है ना सरकार। तो बेसिकली आपको ये वाले एग्जाम्पल याद रखने ही रखने हैं, सार्वजनिक संपत्ति को बेचने या देयताओं को बढ़ाने से। इसके अलावा ये तो आप समझ ही जाओगे सीधे, पेपर में अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना, अब इसमें भी कई प्रकार की चीजें होती है, उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा बच्चों। इसमें भी पूंजीगत प्राप्ति में एक को बोलते हैं बच्चों नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिप्ट, ठीक है, यानी गैर ऋण जो प्राप्ति होती है। एक होते हैं ऋण से, एक गैर ऋण से। ऋण मतलब आपने पैसा उधार मांगा है, और एक गैर ऋण होता है बच्चों। गैर ऋण के अंदर आपका जैसे राजस्व प्राप्ति वाले के एग्जाम्पल भी कुछ आते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो हमने इतना नहीं देखना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के विनिवेश ये वो सब सरकार की क्या होगी बच्चों? एक प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जितना आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है वो मैं बताता हूं। तो आपको ये पता चल गया सरकार के राजस्व प्राप्ति क्या होती है और सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। इसके अलावा सरकार के बच्चों, अब जैसे आपने अभी तक प्राप्तियां पढ़ी, अब आप खर्च लिखो। राजस्व खर्च क्या होता है? अब सरकार खर्च करेगी, ठीक है। अभी तक तो आपने प्राप्त, और सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति है, इनमें से कौन सा राजस्व पूंजीगत प्राप्ति है, कौन सा राजस्व खर्च है, कौन सा पूंजीगत खर्च है, ऐसी क्वेश्चन आता है, ठीक है। राजस्व खर्च के अंदर देखना बच्चों वे खर्चे जिनसे न तो संपत्ति का निर्माण होता है, न ही देयता कम होती, ऐसे खर्चे। इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होगा सरकार की, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, न ही सरकार को इनसे कभी रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। यानी ऐसे खर्चे जिनसे कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता, या सरकार की देयताएं कम नहीं होती। देयताएं कम नहीं मतलब जैसे आपने पहले किसी से पैसा लिया, अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी? पूंजीगत खर्च में आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है। तो लिखो ऐसे खर्च जिनसे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, ऐसे खर्च जिनसे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता तथा जिससे सरकार की देयता भी कम नहीं होती, सरकार की देयता
कम नहीं। तो ये सब इनकम क्या होती है बच्चों, सरकार का राजस्व खर्च होता है, ठीक है। यानी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, सरकार की देयता कम नहीं होगी। इसका आप कहोगे सर कैसे समझें। देखो, आपने राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च तो समझ लिया ना, अब उसका आय, अब उसका खर्च में चलेगी। अब देखो, सरकार ने किसी को पेंशन दे दी या किसी के वेतन भत्ते दे दिए, सैलरी वगैरह, क्या सरकार को इससे कोई प्रॉपर्टी निर्माण कर रही है सरकार? क्यों, कहां से करेगी? वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा फ्यूचर में मिलेगा थोड़ा सरकार को। दूसरा, सरकार ने सब्सिडी दी, अनुदान दिया किसी को, ठीक है, सॉरी सब्सिडी दी, सब्सिडी से सरकार को कुछ मिलेगा? सब्सिडी तो क्या एक प्रकार की राज्य द्वारा दी गई अपने नागरिकों को, क्या एक तरफा लाभ है सब्सिडी, उसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे सभी खर्च बच्चों राजस्व खर्च में आएंगे। जैसे लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल ही पूछता है। सरकार ने कहीं ब्याज का भुगतान किया बच्चों, ब्याज का भुगतान, जैसे सरकार ने किसी से पैसा लिया था, अब पैसा लिया था, अगर वो एक मुश्त दे दे पैसा, जैसे आपने एक मुश्त आ रही थी, अगर एक मुश्त उधार लेती तो कैसी प्राप्ति होगी? पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन अगर वो ब्याज के रूप में, अगर सरकार ने किसी को ऑलरेडी पैसा दिया, उससे सरकार को ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा था, तो कैसे इनकम होगी? राजस्व प्राप्ति। लेकिन अगर ब्याज का भुगतान कर रहे हो आपने किसी से पैसा लिया, एक मुश्त पैसा लिया, लेकिन अब उसको आपको ब्याज पड़ रहा, पर मंथ आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो, तो राजस्व खर्च के अंदर आएगा। और वो जो ऋण लिया है एक मुश्त उसको दे दोगे तो पूंजीगत खर्च में आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, जो स्टेप वाइज टुकड़े वाइज आते रहता है, राजस्व हो जाएगा, एक मुश्त आना और जाना पूंजीगत है, ठीक है। तो ब्याज का भुगतान आपने किया। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लिखो आप, वेतन प्लस पेंशन, आपने वेतन और पेंशन देती है, ये भी कैसे खर्च होगे बच्चों? आपके राजस्व खर्च होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सब्सिडी, सब्सिडी होती है ना, सहायता जो सरकार देती है, ये ध्यान रखना। तो अगला क्या लिखोगे आप लोग? सब्सिडी, ठीक है। इसके अलावा सब्सिडी के अलावा अनुदान, सरकार ने किसी को ग्रांट्स दिए बच्चों, अनुदान, अनुदान भी सरकार को वापस नहीं मिलता। जैसे किसी राज्य सरकार को इतने हजार करोड़ अनुदान दे दिए, ठीक है। अनुदान एक प्रकार से दान ही है, वो सरकारी अनुदान हुआ, ग्रांट्स बोलते हैं इसको। बेसिकली ये किसके एग्जाम्पल बच्चों? राजस्व खर्च के। अब आपको ये पता होना चाहिए राजस्व खर्च के अंदर क्या चीजें आती है। देखो, राजस्व प्राप्ति और खर्च को कंपेयर करना। प्राप्ति मैंने क्या कहा था, जिससे सरकार क्या करते, रेगुलर इंटरवल पे प्राप्त तो होते रहता है, ठीक है। और उसके लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति को ना सरकार को बेचना है, ना ही आप अपना वो करना है, मतलब जो इन्वेस्ट किया वो कम करना है। इसी तरीके से जब राजस्व खर्च आएगा बच्चों, एक तरफा किसी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, ना ही देयता कम होगी। देयता मतलब उधारबाजी, अब किसी से पैसा लिया, उसका ब्याज भुगतान कर रहे हो, हर महीने करोगे, तो राजस्व खर्च। वेतन पेंशन राजस्व खर्च, सब्सिडी राजस्व खर्च, अनुदान राजस्व खर्च, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। इसी प्रकार से एक लास्ट आता है बच्चों, उसका नाम है पूंजीगत खर्च। क्या आता है? पूंजीगत खर्च, ठीक है। लास्ट क्या था आपका? पूंजीगत खर्च। अब पूंजीगत खर्च में क्या होगा, इसी को लोगों, भारत सरकार के बच्चों पूंजीगत खर्च ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें करने या जिससे संपत्ति का निर्माण होता है और देयताएं कम हो जाती हैं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, पूंजीगत खर्च क्या होगा? ऐसे खर्च जिससे, लिखो, ऐसे खर्च जिससे संपत्ति का निर्माण होता है तथा देयता कम होती है, देयता कम होती है। अब आपको सर देयता कम मतलब, देयता मतलब आपने पहले किसी से ऋण लिया था, उसको रिटर्न कर दिया, सारा पैसा एक मुश्त दे दिया, तो देयता कम होगी ना आपकी लायबिलिटीज। अगर आप इस देयता से ब्याज देते तो आप हर मंथ देते तो कैसा खर्च होता? राजस्व खर्च होता। अब आपने एक मुश्त, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी समझ पाओगे जब आप इन लाइनों को समझोगे, अदरवाइज आप नहीं समझोगे, ठीक है। बहुत टफ हो जाता है फिर एग्जाम में छाटना। देखो ऐसे एग्जाम्पल आगे तो आप रट के कर लोगे, लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया जो इनमें से लिखा है मैंने, तब आपकी की लाइन है, ठीक है। तो संपत्ति का निर्माण हो रहा है या देयताएं कम होती है, तो ऐसे खर्च पूंजीगत खर्च कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल समझना होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखो, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, कहीं पे भी पब्लिक प्रॉपर्टी सरकार ने बनाई, उससे सरकार फ्यूचर में क्या करेगी, जैसे हाईवे बना दी, हाईवे बना दिया सरकार ने। हाईवे बनाने का मतलब पूंजीगत खर्च हुआ, क्यों? क्योंकि सरकार अगर हाईवे बनाती तो उससे टोल टैक्स लेती, याद होगा आपको, पैसा जैसे आप गाड़ी कार वगैरह से जाते हो तो आजकल टोल प्लाजा मिलते हैं आपको, तो भले ही वो प्राइवेट सेक्टर का हो या किसका, अगर सरकार बनाती तो सरकार को उससे इनकम होती। सरकार ने कोई ब्रिज बनाया उससे टैक्स ले लिया, सरकार ने कोई पार्क बनाया उसमें घूमने की टैक्स ले ली, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या किया बच्चों, सरकार को बाद में रिटर्न, फ्यूचर में रिटर्न प्राप्त हो, यानी उससे सरकार की इनकम हो, उस पर जो खर्च करती, यानी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण कैसा खर्च हो गया सरकार का? पूंजीगत खर्च, ठीक है।
सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो गया, पूंजीगत खर्च। इसके अलावा लिए गए ऋणों को लौटाना बच्चों, आपने पहले किसी से पैसा लिया था उसको लौटा दिया एक मुश्त, अगर ब्याज दोगे तो राजस्व खर्च है, ठीक है। लिए गए ऋणों को लौटाना, आपने पैसा लिया था उसको आपने क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न कर दिया। तो एक मुश्त रिटर्न करोगे तो आपका राजस्व का पूंजीगत खर्च होगा, ब्याज के रूप में हर महीने दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उस पर ब्याज राजस्व खर्च होगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार, विदेशी सरकार और सरकारी सार्वजनिक जो सार्वजनिक क्या होते हैं, जो कंपनियां होती है, ठीक है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, और इनको ऋण देना। लिखो राज्य सरकार, विदेशी सरकार व राज्य सरकार, अभी बताता हूं, ठीक है, विदेशी सरकार तथा पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, ठीक है, इसमें पीएसयूज बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, आप चाहो तो इसको पीएसयूज को लिखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण, ठीक है, को ऋण। अगर आपने किसी राज्य सरकार को, किसी विदेशी सरकार को, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अगर पैसा रिटर्न कर दिया, मतलब सॉरी ऋण दे रखा है बच्चों, तो वो कैसा होगा, अपने आप में वो ऋण अपने आप में पूंजीगत खर्च होगा। अब आपको कह सर पूंजीगत खर्च कैसे हुआ, इससे संपत्ति का निर्माण कहाँ हो रहा, अगर आपने किसी को ऋण दिया, या आपने इससे जो है देयता कैसे कम हुई। देखो ऋण का मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट को एक मुश्त 10,000 करोड़ दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट लौटाएगी ना ब्याज सहित, तो सरकार को एक प्रकार का सरकार का निवेश हो गया। क्योंकि नाम का तो ये लग रहा है आपको इनको ऋण, लेकिन सरकार ऐसे थोड़ा ना दे देगी फ्री में। अगर हाँ खाली अनुदान होता, अब अनुदान और इसमें क्या अंतर है, अनुदान तो दे दिया, ये अनुदान लिखा है ना मैंने जो यहाँ पे, अनुदान किसको, चाहे राज्य सरकार को दो, विदेशी सरकार को दो, किसी संस्था को दो, अनुदान वापस नहीं आता बच्चों, उससे कोई ब्याज नहीं मिलता, वो सरकार की एक प्रकार की सहायता दे दी किसी को, उससे कोई पैसा नहीं आता वापस, ठीक है। लेकिन अगर जैसे देखो अभी हाल ही में आपने म्यांमार, थाईलैंड में जैसे भूकंप आया, तो कई सरकारों ने, कई विदेशी सरकारों ने वहां पे पैसा दिया होगा, पैसा दिएगा तो वो रिटर्न थोड़ा आएगा, वो तो अनुदान है एक प्रकार से, अगर सहायता है। लेकिन अगर उसी को अगर ऋण के रूप में दे दो, ले भाई आज तो अपनी स्थिति सुधार, 10,000 करोड़ ले जा, कल के दिन मुझे ब्याज सहित लौटा देना, तो फिर सरकार का वो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन सरकार का पूंजीगत खर्च है। तो क्या आपको राजस्व खर्च, राजस्व आय, पूंजीगत खर्च और पूंजीगत आय, इसके एग्जाम्पल अगर पेपर में आएंगे आप कर लोगे, मुझे लगता है कि अब आप कर लोगे, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अब इसके अलावा हिंदी पे आइए बच्चों, ठीक, नेक्स्ट क्लास से मैं इसमें आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है। हिंदी में हमने लास्ट में हिंदी कंप्यूटिंग देखा था, आज हिंदी कंप्यूटिंग वाला टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, ठीक। हिंदी कंप्यूटिंग वाले में आइए, देखो लिखो कंप्यूटर पर हिंदी टाइप हेतु फॉन्ट, लिखो हेडिंग लिखो, कंप्यूटर पर हिंदी टाइप हेतु फॉन्ट, कंप्यूटर पर हिंदी टाइप हेतु फॉन्ट। जैसे जो कंप्यूटर होता है उसमें अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, उसके लिए कौन कौन से फॉन्ट आप यूज करोगे उससे संबंधित है, ठीक है। तो लिखो अपराजिता, ये सब हिंदी फॉन्ट है, ठीक है। अगर पूछता है क्या है करके, अपराजिता, ये क्या है बच्चों, एक हिंदी फॉन्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा लिखो एरियल यूनिकोड, एरियल यूनिकोड एमएस, एरियल यूनिकोड यानी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, ब्रैकेट में माइक्रोसॉफ्ट लिखो एमएस, यानी एरियल यूनिकोड भी हिंदी टाइप है तो एक फॉन्ट है, ठीक है। इसके अलावा लिखो कोकिला, उत्साह, मंगल, ठीक है, ये क्या है, कोकिला, उत्साह, मंगल, ये सब क्या है बच्चों, कंप्यूटर पे हिंदी टाइप के लिए जो फॉन्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुर्तीदेव और देवलिस लिखो, ठीक है। कुर्तीदेव सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा चलता है, कुर्तीदेव और मंगल ही तो चलाते हो आप लोग भी, कुर्तीदेव और देवलिस, ये बेसिकली क्या है बच्चों, आदि कर दो, ठीक है। ये सामान्यतः क्या है, ये कंप्यूटर पर हिंदी टाइप हेतु प्रयुक्त होने वाले फॉन्ट है। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर पर कौन सा एक हिंदी टाइप हेतु फॉन्ट है, तो आपका ये हो जाएगा। ये आपका सिलेबस का टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी कंप्यूटिंग वाला, उसका टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बेसिकली बच्चों क्या है, अपने आप में यही आपकी क्या लगते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी टाइप के लिए फॉन्ट जो हम लोग यूज करते हैं यही है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओपन टाइप फॉन्ट होता है, उसका नाम है यूनिकोड फॉन्ट। अगर पूछता है कौन सा एक खुले प्रकार का फॉन्ट है, लिखो ओपन
टाइप फॉन्ट, ठीक है। अगर इनमें से कौन सा ओपन टाइप फॉन्ट है पूछेगा तो यूनिकोड फॉन्ट है। देखो यूनिकोड फॉन्ट है। ओपन टाइप फॉन्ट कौन सा है? यूनिकोड फॉन्ट है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला लिखो, यूनिकोड भारतीय लिपियों का एनकोडिंग के लिए प्रयुक्त एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है? जैसे यूनिकोड होगा, उसको एनकोड करना है, उसको रीड करना है, उसके लिए कौन सी प्रणाली हम लोग यूज करते हैं, वो अगर आपसे पूछता है उसका नाम है बच्चों इसकी 88, ठीक है। लिखो यूनिकोड भारतीय लिपियों की, यूनिकोड भारतीय लिपियों की एनकोडिंग के लिए, यूनिकोड भारतीय लिपियों की, पूरा लिखना, यूनिकोड भारतीय लिपियों की एनकोडिंग के लिए, भारतीय लिपियों की एनकोडिंग के लिए प्रयुक्त एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है? प्रयुक्त एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है? इसका नाम है बच्चों इसकी 88। इसकी EISSS इस टाइप का कुछ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है पेपर में, देख लेना एक बार है क्या इसकी 88, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है। अगला लिखो, देवनागरी लिपि के लिए प्रयुक्त विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग जिसे अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो आप ऐसे मत लो, आप लिखो लिगेसी फॉन्ट क्या है, आप सीधे सीधे लिखो लिगेसी फॉन्ट क्या है। ये सब फॉन्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो लिगेसी फॉन्ट क्या है, लिगेसी फॉन्ट, लिगेसी फॉन्ट है। लिगेसी फॉन्ट क्या है बच्चों? इसका आंसर लिखो, देवनागरी लिपि के लिए प्रयुक्त विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग, देवनागरी लिपि के लिए प्रयुक्त, देवनागरी लिपि हेतु प्रयुक्त फॉन्टों हेतु प्रयुक्त फॉन्ट है, ठीक है। ये दो प्रकार के बेसिकली इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम बच्चों कुर्तिदेव, एक का नाम है देवलिस। ये बहुत सबसे ज्यादा फेमस जो है कुर्तिदेव एंड देवलिसी है इसमें, ठीक है। तो आप लिख लो कुर्तिदेव और देवलिस, ठीक है। ये दो हैं बेसिकली, कुर्तिदेव एंड देवलिस, ठीक है। कुर्तिदेव और देवलिस इसमें है लिगेसी फॉन्ट में। अगला लिखना है आप लोग, वर्तमान में कंप्यूटर पर देवनागरी अथवा हिंदी टंकण की 3 प्रमुख विधियां कौन सी हैं? आप लिखो वर्तमान में कंप्यूटर पर देवनागरी अथवा हिंदी टंकण की 3 विधियां। लिखो हिंदी कंप्यूटर पर देवनागरी ऑब्लिक हिंदी टंकण की प्रमुख विधियां, मतलब कौन कौन से मेथड आप यूज करते हैं वो है इसका मतलब, ठीक है। 3 मेथड बेसिकली बच्चों इसमें देखने को आपको मिलते हैं। एक का नाम है आपका रोमिंगटन टंकण शैली, रोमिंगटन टंकण शैली, रोमिंगटन टंकण शैली, ठीक है। क्या लिखो आपने? रोमिंगटन टंकण शैली। दूसरा लिखो TOE लिनलेस फॉन्ट, TOE लिनलेस फॉन्ट, TOE लिनलेस फॉन्ट। और लास्ट लिखो बच्चों फोनोटिक इंग्लिश। क्या लिखोगे आप? फोनोटिक इंग्लिश, फोनोटिक इंग्लिश, ठीक है। फोनोटिक इंग्लिश, ये बेसिकली क्या है, हिंदी टंकण के लिए प्रमुख विधियां जो आज के टाइम पे आपकी प्रयोग होती है, ठीक है। ये बच्चों कोई कंप्यूटर नहीं है, हिंदी कंप्यूटिंग का एक टॉपिक आपके सिलेबस में आयोग ने दिया हुआ है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे, ठीक है। आई होप कि आप ये करेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। जैसे आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम यहाँ से ऐड करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ही आपका जो उत्तराखंड का इतिहास आपका होमवर्क वाला था उसको आगे को होमवर्क कंटिन्यू करा के जिला सीरीज जल्दी खत्म करा के उत्तराखंड हिस्ट्री में इसी वीडियो में मतलब इन्हीं क्लासेज में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।